हेलो स्टूडेंट, सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की भारतीय राजनीति यानी कि हम एक बुक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय राजनीति और सरकार। पोल साइंस के सारे मेन क्वेश्चन जो है मैं आपको इससे पूरी वीडियो में कवर करवाऊंगा। इसके दो पार्ट होने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो मैं आपको इसके बहुत सारे चैप्टर्स कवर करा दूंगा और धीरे धीरे करके ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगी, ज़रूरी होगी। तो चलिए अब हम इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, भारतीय राजनीति और सरकार। भारतीय राजनीति मतलब भारत में किस प्रकार की राजनीति होती है और सरकार किस प्रकार की होती है। तो यानी भारत में राजनीति किस प्रकार की जा रही है, सरकार कौन सी है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, हर प्रकार की सरकार के बारे में भी इसमें क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो अब हम पहले यूनिट की तरफ चलते हैं। पहला यूनिट है भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व का मतलब क्या है, भारत के संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं, भारत का संविधान कैसे बनाया गया और भारत के संविधान की क्या क्या विशेषता है। इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का मतलब क्या है, भारत के संविधान को किस प्रकार लिखा गया, किस किसने अपनी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कितने व्यक्ति थे, संविधान सभा क्या क्या थी, कितने लोगों ने इसे बनाया और कितने सालों में इसे क्या किया गया, तैयार किया गया। तो भारत का संविधान जो था उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में से बनाया गया। अब उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला, लिखित संविधान। भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि इसे एक लंबे समय तक लिखा गया था। इसे लिखने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये था कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसी समय पर भारत को पाकिस्तान को आजाद करना पड़ा था, जिस वजह से हमारा संविधान जो था वो अधूरा रह गया था और इसीलिए इस संविधान को बनने में ज्यादा क्या लगा, समय लगा। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, संघीय संरचना। भारतीय संविधान में साफ तौर पर बताया गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत संघीय संरचना का स्वरूप होगा, यानी भारत में 2 प्रकार की नहीं 3 प्रकार की सरकार को महत्व दिया जाएगा। शुरुआत में संविधान में 2 प्रकार की सरकार थी, एक थी केंद्र सरकार, दूसरी थी राज्य सरकार। केंद्र सरकार देश की बड़ी सरकार होती है जो पूरे देश पर क्या करती है, राज करती है। वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है, एनडीए का गठबंधन के साथ। दूसरे हम बात करते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार जो क्या होती है, किसी एक राज्य की सरकार होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार। और सन 1992 में इसमें एक और सरकार का कह सकते हैं जुड़ाव हुआ, जिसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार, जिसे लोकल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, जो बहुत छोटे स्तर की होती है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, संप्रभुता और एकता। भारत की आजादी के समय पर बहुत ज्यादा दिक्कत थी लोगों को, देश के बंटवारे हो रहे थे, रजवाड़े अलग अलग हो रहे थे। इस कारण भारतीय संविधान के अंतर्गत उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी ये है, जिसे कहते हैं भारत एक संप्रभु या फिर कह सकते हैं भारत एक संपूर्ण गणराज्य होगा, स्वतंत्र गणराज्य होगा, जिस पर किसी और अन्य व्यक्ति का राज नहीं होगा। भारत के लोग स्वयं उनके ऊपर क्या करेंगे, राज करेंगे। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक होगा तो उसे ये मूल अधिकार प्राप्त होंगे और इन्हीं अधिकारों के तहत वो अपना आगे का जीवन जी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे संविधान में साफ तौर पर बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जरूरत होती है या उसे न्याय नहीं मिल रहा होता है तो वो न्यायपालिका से जाके क्या कर सकता है, न्याय की मांग कर सकता है। अर्थात साफ तौर पे ये बताया जाता है कि भारत में सबसे पहले न्याय मांगने के लिए आप पुलिस वालों के पास जाते हो, वो नहीं सुनते थे, नेताओं के पास जाते हो, फिर वो भी नहीं सुनते तो आप कोर्ट में जाते हो और न्यायालय में जाके आपको न्याय का प्रावधान मिलेगा। और हमारे देश में 4 स्तर के न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आता है कंज्यूमर कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जिसमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में बताया जाता है और ये जनता के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। हमारे संविधान में इसका प्रावधान भी किया गया है। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति। भारत जब एक
संपूर्ण देश बन रहा था, उसी समय पर भारत में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार एक तो धर्म मानने का अधिकार भी दिया गया था, और यह भी बताया गया था कि भारतीय सरकार किसी भी धर्म की सहायता नहीं करेगी, अर्थात ना तो वो किसी धर्म को बड़ा बताएगी और ना ही वो किसी धर्म को क्या बताएगी, छोटा बताएगी। तो इसीलिए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति है, जिसमें क्लियरली बताया जाता है कि भारतीय देश के अनुसार ना तो कोई धर्म बड़ा है और ना ही कोई धर्म छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। हमारा देश हमें बहुत कुछ देता है, शिक्षा देता है, अधिकार देता है, उसके साथ साथ सरकार देता है, आगे बढ़ने का मौका देता है, ये सारी सुविधाएं हमें मिल रही होती हैं, लेकिन इसके बदले में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, और ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, जिसमें हमारी बहुत सारी जरूरी क्या है, कुछ ड्यूटी बांधी गई है, उसके बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। अगला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात साफ तौर पे बताया गया है कि संविधान किसी भी कीमत में सर्वोपरि होगा, और संविधान ने सबसे ज्यादा शक्तियों का बंटवारा किसको किया है, जनता को किया है, अर्थात जो भी फैसला जनता के भले के लिए नहीं होगा तो वो फैसला क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें किसमें बताई गई है, भारतीय संविधान के अंतर्गत बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में स्थानीय सरकार, अभी बताया था मैंने आपको, सन 1992 में भारत सरकार में स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, अर्थात ये देखा गया था कि देश की सरकार तो बड़े बड़े स्तर पर अपने काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, और जो राज्य की सरकार है वो छोटे छोटे स्तर पर काम कर रही है, लेकिन राज्य के और छोटे छोटे इलाकों पर कार्य करने के लिए हमने स्थानीय सरकार और ग्राम सरकार का क्या किया है, प्रावधान किया है, अर्थात राज्य जैसे क्षेत्रों में एमसीडी का चुनाव किया गया है, जिसे नगर निगम के नाम से जानते हैं, और जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर ग्राम पंचायत के बारे में हम उसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये स्थानीय सरकार का प्रावधान भी किसमें किया गया है, भारतीय संविधान में। तो ये भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं थी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब बात करते हैं इसकी आलोचना क्या है, अर्थात भारतीय संविधान की कुछ आलोचना भी की गई है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, तो पहले आप ये कुछ पॉइंट्स इंट्रो में दे दोगे और उसके बाद उसकी क्या करोगे, आलोचना। आलोचना का मतलब कमियां कह लो, या फिर कुछ हद तक कुछ लोग कहते हैं कि इसमें संविधान को बनाने में कुछ बुराई भी थी। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। अब देखो हुआ क्या, अंग्रेजों ने जब हमारे पर राज करना शुरू किया था तो धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया। सन 1935 में उन्होंने हमारे लिए कुछ नियम बनाए, और उन नियमों के तहत हमने क्या किया, उन नियमों के तहत हमें थोड़े बहुत नियम दे, रूल्स दे दिए गए, जैसे कि तुम वोट डाल सकते हो, ठीक है, तुम चुनाव में खड़े हो सकते हो, ये सारे दिए। तो अब जब हमारा संविधान जब मूल रूप से बन रहा था, तो हमने उसी 1935 के जो हमारी रूल बुक थी उसमें से बहुत सारी चीजों को कॉपी किया। तो इस वजह से बहुत सारे आलोचक ये कहते हैं कि हमारे संविधान में ब्रिटिशों की झलक है, अर्थात जो भी व्यक्ति है वो ब्रिटिशों के अधिनियम के तहत ही क्या कर रहा है, अपनी नीतियां चला रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, उधार का संविधान। भारत का जो संविधान है वो उधार का संविधान कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भारत के संविधान ने उधार लिया, उधार लिया। आप पहले ये चीज समझो कि जो हमारे देश के क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने क्या किया, विदेशों में जाके पढ़ाई की, वहां पे देखा लोग कैसे रह रहे, कौन सी नीति चला रहे, सब कुछ क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके उन्होंने उन सारी चीजों के बारे में जानने के बाद क्या किया, बहुत सारी चीजों के बारे में कोशिश की, और इसीलिए हमने वहां से बहुत कुछ सीखा। हमने अमेरिका के संविधान से कुछ लिया, कर्नाटक के संविधान से लिया, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया, और काफी सारे देशों से उनके संविधान से हमने कुछ कुछ चीजें ली, और लेने के बाद अपने देश का संविधान बना लिया। तो हमने उनसे वो चीजें सीखी हैं, और सीखने के बाद हम काफी सारी चीजों के बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगले की तरफ चलते हैं। महाकाय आकार। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है हमारे देश का संविधान जो है बहुत बड़ा है, इतना बड़ा संविधान कोई फायदेमंद नहीं होता, जबकि हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, और यही हमारे देश की विशेषता है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में संशोधन का प्रावधान है, अर्थात कोई भी कमी होगी तो उस कमी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत की पुरानी परंपरा। एक ये पॉइंट कह सकते हैं जिसके तहत हमारे देश के संविधान की आलोचना की जाती है कि भारत के संविधान में भारत की पुरानी परंपरा को
भारत की पुरानी परंपरा का जिक्र नहीं किया गया है। उसको बचाने के लिए तो प्रावधान किया गया है, लेकिन उसकी पुरानी परंपरा का कोई भी जिक्र नहीं है कि भारत के लोग कैसे रहते थे, कौन सी नीतियां चलाते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। तो इस वजह से ये उसकी आलोचना का एक तर्क हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गांधीवादी दर्शन से दूर। गांधीवादी सिद्धांत क्या होते हैं? जिसमें अहिंसा के मार्ग पे चलना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, सभी से अच्छे से बात करनी है। तो गांधीवादी दर्शन का भी कह सकते हैं इसमें जिक्र नहीं किया गया। तो ये भी हमारे संविधान की आलोचना का क्या माना जाता है? एक स्वरूप माना जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान जो एक ऐसा संविधान है जिसकी भाषा इतनी ज्यादा कह सकते हैं मुश्किल है, जो केवल वकीलों को समझ आती है, या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हिंदी का संपूर्ण ज्ञान है। इस वजह से ये भी भारतीय संविधान की आलोचना है, क्योंकि इसे साधारण भाषा में ज्यादातर क्या नहीं किया गया, व्यक्त नहीं किया गया। तो ये आपका पहला प्रश्न था और पहला यूनिट था, ये पूरा कवर हो चुका है। तो अब बात करते हैं यूनिट 2 की पार्ट 2 के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज है, इसका प्रश्न क्या है? अधिकार एक हाथ से दिए जाते हैं और दूसरे हाथ से लिए जाते हैं, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहली चीज आपको अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। ये अधिकार होते क्या है, हमारे लिए क्या जरूरी है, और क्या इन अधिकारों के तहत हमारी जिंदगी सही चल सकती है या नहीं चल सकती। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उत्तर उत्तर की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, और इसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है, क्यों जरूरी होते हैं, और इसके बिना क्या व्यक्ति की जिंदगी चल सकती है या नहीं चल सकती। इन सब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ध्यान से सुनना, काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, न्यायपालिका द्वारा संरक्षित। ये जो मौलिक अधिकार है, ये न्यायपालिका द्वारा संरक्षित किए गए हैं, अर्थात इन मौलिक अधिकारों का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, केवल एक परिस्थिति को छोड़ के, जिसे कहते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी में इन मौलिक अधिकारों के साथ इनको हम कुछ समय के लिए इन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, परंतु भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति से कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिकों से ये मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, संविधान में वर्णित। ये सारे के सारे मौलिक अधिकार संविधान में लिखे गए हैं और इन अधिकारों को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनके बिना हमारी जिंदगी अच्छे से नहीं चलती। 3 की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं नागरिकों के लिए। मौलिक अधिकारों का प्रावधान नागरिकों के लिए किया गया, ताकि हर व्यक्ति इन अधिकारों को इस्तेमाल कर सके और इनके तहत अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर सके। नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या। अर्थात साफ तौर पे बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई सरकार भारत के लोगों से या भारत के नागरिकों से इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है, तो उस समय पर न्यायपालिका इन अधिकारों की क्या करेगी, रक्षा करेगी। यही हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत के लोगों से उनके स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया था। जबरदस्ती आपातकाल के समय पर क्या कर दिया था, उन्हें जेल में डाला गया था। तो ये उसी समय पर कह सकते हैं लोगों के अधिकारों को बचाने का प्रयास न्यायपालिका द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, संशोधन के माध्यम से परिवर्तन। हमारे मौलिक अधिकारों को संशोधन के माध्यम से बदला तो जा सकता है, मतलब उनमें सुधार तो किया जा सकता है, लेकिन उनको पूर्ण रूप से बदलना क्या है, गैर कानूनी है, मतलब उसे पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता। अगला पॉइंट है आपका, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा। इन मौलिक अधिकारों के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता होती है, उनकी रक्षा होती है, और उन्हें आगे बढ़ने का संपूर्ण क्या मिलता है, अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की शक्तियों को सीमित करना। ये जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना जीवन अच्छे से भी जीता है, और राज्य की जो शक्ति होती है, जो सरकार की जो शक्ति होती है, उस पर कुछ हद तक क्या लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये मौलिक अधिकारों का पूरा क्या है, प्रावधान है। अब मौलिक अधिकार के बारे में एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, ये आपको बहुत ही आसान और चुटकियों में समझ आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से मैंने ये जो नोट्स बनाए वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, आसान है, इजी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये भारतीय संविधान जो है इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो पहला मौलिक अधिकार है जिसे कहते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। इसके अंतर्गत एक एक करके इनके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला, कानून के समक्ष समानता।
भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक होगा वो कानून के समक्ष एक समान माना जाएगा। अर्थात वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य से आता हो, कहीं पे भी जन्मा हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके लिए कानून क्या है, एक बराबर है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सरकार के अनुसार समानता। सरकार कभी भी भविष्य में किसी भी पक्ष के साथ या किसी भी समुदाय के साथ पक्षपात नहीं करेगी। अर्थात साफ तौर पे बताया गया है कि सरकार जो है वो सभी को एक समान मानेगी, चाहे वो निचली जाति का व्यक्ति हो, चाहे ऊंची जाति का व्यक्ति हो, अमीर गांव हो या फिर गरीब गांव हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, जन्म के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, रंग के आधार पे, तो सरकार कई बार भेदभाव करती है। तो हमारे देश संविधान में साफ तौर पर बताया गया है कि सरकार भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी। अनुच्छेद 14 के बाद अब अनुच्छेद 15 की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला है जिसे कहते हैं भेदभाव, यानी अर्थात भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो वो न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है, उनके खिलाफ अर्जी दर्ज करा सकता है और न्यायपालिका उस व्यक्ति को न्याय दिलाने का क्या करेगी, कार्य करेगी। सेकंड पॉइंट है इसका सार्वजनिक स्थान में प्रवेश। अर्थात भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी भाषा बोलता हो, तो उसको किसी भी सार्वजनिक संस्थान, मतलब एक कोई भी कह सकते हैं पब्लिक प्लेस पर उसे प्रवेश देने यानी एंट्री देने से कोई भी मना नहीं कर सकता। ये उसके पास क्या है, संपूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार, जिसमें सबसे पहला है रोजगार में समानता। यानी भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक होगा, कोई भी भाषा बोलता हो, जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी संस्कृति से संबंधित हो, किसी भी राज्य का हो, तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी भारत में जितने भी रोजगार के अवसर है वो सारे के सारे रोजगार के अवसर उसे क्या किए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे, अगर वो भारत का क्या है, नागरिक है। इसी का सेकंड पॉइंट है जिसे कहते हैं रोजगार से वंचित। अर्थात उसे जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या किसी भी आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा और उसको समान रूप से मौका दिया जाएगा कि तुम भी अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सको। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि भारतीय सरकार ने निचली जाति वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। इसमें एससी समुदाय को, एसटी समुदाय को, ओबीसी समुदाय को आगे बढ़ाने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, क्योंकि उनको क्या मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अर्थात भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा और अगर उसके साथ छुआछूत होता है तो वो इसके खिलाफ जाकर क्या कर सकता है, अर्जी दर्ज करा सकता है। यानी आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, कोई भी भाषा बोलते हो, तो लेकिन आपके साथ छुआछूत बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात वो कोई भी जाति, किसी भी धर्म या फिर कह सकते हैं कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो किसी भी कह सकते हो उपाधि का इस्तेमाल या उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट है राज्य किसी उपाधि को मान्यता नहीं देगा। मतलब कई बार आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग अमीर घराने से होते हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये मेरे घर का सगा संबंधी है भाई, तो एक बार देख लेना इसके बारे में। तो इसीलिए उनके खिलाफ केस नहीं होता, वो अपने पावर के बल पर क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो समानता के अधिकार में साफ तौर पर बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने इस पद का गलत प्रयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में लिखा गया है। इसके अंतर्गत कई सारी चीजों को बताया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी खा सकता है, अपना स्वतंत्र जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है, परंतु किसी अन्य की स्वतंत्रता का क्या ना करे, हनन ना करे। इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है और उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक भी नहीं होगी। यानी मैं भी आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति भी करता है, परंतु कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती है कि वो विचार जो होने चाहिए वो सबके भले के लिए होने चाहिए। यानी कि उसमें कोई ऐसा संदेश नहीं होना चाहिए जिससे समाज में अशांति का माहौल बने। अर्थात मान के चलो, अगर मैं
कोई ऐसा कार्य करता हूँ, यानी मैं ऐसे भाषण देता हूँ जिससे क्या होता है, लोग भड़क जाए और देश में दंगे का माहौल बन जाए, तो ये चीज के ऊपर आपके ऊपर रोक लगाई जाएगी। लेकिन आपको अपनी इच्छा अनुसार अपनी बातों को प्रकट करने का क्या है, अधिकार है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सभा करने की स्वतंत्रता। भारत में किसी भी स्थान पर मैं सभा कर सकता हूं, परंतु मुझे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और उस परमिशन के बाद ही मैं सभा कर पाऊंगा। और सभा में यह होना चाहिए कि मैं किसी भी व्यक्ति के मन में अशांति का माहौल ना पैदा करूं, या फिर उनको मैं ऐसे शब्द ना बोलूं जिससे देश में दंगे फसाद होने की संभावना क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जिसे कहते हैं संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अपना संघ बना सकता है, अपना संगठन बना सकता है, मतलब एक संस्था खोल सकता है जहां पर वो अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। तो ये सारी चीजें बनाने का अधिकार है, परंतु याद रखना, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि वो व्यक्ति क्या ना करे, वो व्यक्ति कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे पूरे के पूरे समाज में अशांति का माहौल पैदा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवाजाही की स्वतंत्रता, यानी भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि वो कहीं भी आ जा रहा है लेकिन लोगों के बीच में अशांति का माहौल पैदा ना करे, या फिर लोगों के मध्य कह सकते हैं लड़ाई दंगे ना करवाए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, निवास की स्वतंत्रता। भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, परंतु वह भारतीय सरकार के नियमों का पालन करेगा, तभी उसे भारत में स्वतंत्र रूप से रहने की क्या दी जाएगी, अनुमति दी जाएगी। व्यवसाय और रोजगार की स्वतंत्रता, यानी भारत में आप रहते हुए किसी भी प्रकार का रोजगार कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, लेकिन वो व्यवसाय गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। अगर वो व्यवसाय गैर कानूनी हुआ ना, तो सरकार आपके ऊपर क्या लगाएगी, रोक लगाएगी। और अगर वो कह सकते हैं कोई गलत कार्य का, यानी कि जैसे मान के चलो शराब का हो गया, तो या फिर सबका सरकार द्वारा क्या दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, टेंडर दिया जाता है। तो जब आप वो सारे नियमों को कह सकते हो मानने लगते हो, तो उसके तहत आप कोई भी कार्य कर सकते हो, आपके ऊपर सब प्रकार की क्या लगाई जाएगी, छूट लगाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं संपत्ति का अधिकार। भारत में रहने वाले हर नागरिक के पास संपत्ति का अधिकार है, यानी वो संपत्ति को अर्जित कर सकता है, अर्जित मतलब इकट्ठा कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। परंतु उस संपत्ति का कुछ परसेंट उसे सरकार को नियमित रूप से देना होगा, ताकि देश को अच्छे से चलाया जा सके और लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए संरक्षण। कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी अगर उसने अपराध एक बार किया है तो उसे सजा भी एक बार मिलेगी। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति अपने अपराध के लिए गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आपने देखो कई बार लोग क्या करते हैं, मजबूरी में लोगों का फायदा उठाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो, गवाही दो। तो किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में साफ तौर पे लिखा गया है। अनुच्छेद 21 की तरफ चलते हैं, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी और उसे कोई भी नहीं मारेगा, और उसे अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का पूर्ण रूप से क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। उसके बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध के मामले में संरक्षण। कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, यानी उसे कोर्ट में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। ये पहला पॉइंट है। और इसी का दूसरा है जिसे कहते हैं कोई भी व्यक्ति 3 महीने से अधिक लंबे समय तक कह सकते हैं कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। अर्थात जब तक आपके पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तो आप उसके खिलाफ सबूत बनाने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 3 महीने दिए जा सकते हैं। उसके बाद आपको न्यायालय क्या करेगी, बाइज्जत बरी कर देगी। यह आपका था स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार वह अधिकार होता है जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है।
तो सबसे पहला है जिसे कहते हैं मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का विरोध। मानव तस्करी का मतलब क्या होता है, आप सबको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है भारत में बहुत सारे लोगों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, उनको जबरदस्ती गाड़ियों में भर भर के क्या किया जाता है, गुप्त रास्ते से देश के दूसरे इलाकों में ले जाके बेच दिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे गैर कानूनी तरीके से मानव की तस्करी नहीं करेगा, मतलब मानवों को नहीं बेचेगा। ये हमारे पास अधिकार है और कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्य। किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये भारत में मौलिक अधिकार के तहत हर व्यक्ति को क्या मिला हुआ है, ये अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अधिकारों से वंचित। भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अर्थात अगर भारत में वो नागरिक है तो उस व्यक्ति को सारे के सारे मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुच्छेद 24, बाल मजदूरी। अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि भारत में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है, यानी कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल से कम है, तो उससे बाल मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करवाता है तो उसके खिलाफ साफ तौर पे एक्शन लिया जाएगा और उसे जेल में भी डाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिसे कहते हैं बच्चों के शोषण का विरोध। आप सबने देखा है लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती बच्चों से काम करवाते हैं, कम पैसे दे के ज्यादा काम करवा लेते हैं, या फिर कई बार काम करवा लेते हैं पैसे नहीं देते हैं। तो किसी भी बच्चे के साथ ऐसे किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं बच्चों के अधिकारों की रक्षा। अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि बच्चों के जितने भी अधिकार है उन्हें उनकी रक्षा की जाएगी और 14 साल से पहले उन्हें संपूर्ण मात्रा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जिसे हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में बहुत ही जरूरी अधिकार है। इसके भी कुछ पॉइंट है, पहले आप इसको समझ लो। भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अर्थात भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म मान सकता है, किसी दूसरे का धर्म मान सकता है या किसी भी धर्म को नहीं मान सकता। ये उसके पास क्या है, पूर्ण अधिकार है। तो ये इसके बारे में बताया गया है। सेकंड पॉइंट है धार्मिक संगठनों की स्वतंत्रता। अर्थात साफ तौर पर बताया गया है अनुच्छेद 26 के तहत हर व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्थान खोलने का अधिकार है और वो अपने इन धार्मिक संस्थानों में क्या कर सकता है, इन धार्मिक संस्थान को खोलने के पश्चात इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। यह अनुच्छेद 26 के तहत उसे क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 27 के बारे में बात करते हैं, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। यानी मैं एक व्यक्ति हूं, मैं अपने धर्म की शिक्षा का प्रसार कर सकता हूं, मेरे पास यह अधिकार है, मैं अपने धर्म की शिक्षा को बढ़ा सकता हूं, परंतु मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे देश के बीच में अशांति का माहौल बने और देश में युद्ध जैसी परिस्थिति क्या हो जाए या गृह युद्ध जैसी परिस्थिति क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। अगला है राज्य की तटस्थता अर्थात दूरी। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में बताऊं तो मैं इसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार ना तो किसी धर्म को बड़ा बताएगी ना ही किसी धर्म को छोटा बताएगी। सभी धर्म उसके अनुसार क्या है, एक बराबर है। और इसी के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। अब नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार है जिसे कहते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में इसका साफ तौर पर वर्णन किया गया है। भारत में रहने वाले हर नागरिक के पास किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा वह भारत में जितनी भी संस्कृतियां हैं उनके बारे में भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी, रोक टोक नहीं होगी। तो इसी मौलिक अधिकार को हम क्या करते हैं, थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 29। इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया कि भारत में जितनी भी संस्कृति है, जितने भी कह सकते हैं उनकी विरासत है, उनको वो क्या कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। उसी के बारे में इसमें क्या किया गया, बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है जिसे कहते हैं अनुच्छेद 29(1). इसके अंतर्गत साफ तौर पे यह बताया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी समुदाय के साथ कोई भी सार्वजनिक कार्य करने के लिए उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। यानी मान के चलो अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, वहां पर किसी भी बड़े समुदाय के व्यक्ति को मॉल वगैरह बनाना है तो उसे उनकी जमीन चाहिए, परंतु वो मॉल बनाने के लिए उन छोटे जो कह सकते हैं कबीले वासी हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। तो इस पर पूरी तरीके से क्या लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा।
29(2) के बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान होता है, यानी जैसे मान के चलो कोई भी एजुकेशनल सेंटर है, वहां पर आपको धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाई जाएगी, ये साफ तौर पे बताया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 30(2). इसके अंतर्गत साफ तौर पे बताया गया कि आपकी संविधान या आपका सरकार मदद तो कर सकती है, लेकिन आपकी मदद तभी की जाएगी जब आप भारतीय अधिनियमों के नियमों को क्या करते हो, पूरा करते हो। ये 5 मौलिक अधिकार थे जो बहुत ज्यादा क्या थे, जरूरी। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात इन 5 अधिकार में से अगर आपके पास कोई भी अधिकार नहीं होता तो छठे मौलिक अधिकार के तहत आपको वो अधिकार प्राप्त करवाया जा सकता है। अब इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या की है, यानी कि जो न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों की क्या करती है, व्याख्या करती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला याचिका दर्ज करना। अगर आपके खिलाफ, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, न्यायपालिका में जाके याचिका दर्ज कर सकते हो। नंबर 2, जिसे कहते हैं याचिका की सुनवाई। उस कोर्ट में, उस न्यायपालिका में पूरी की पूरी याचिका की सुनवाई होगी, बारीकी से उसकी जांच की जाएगी और एक एक चीज के बारे में क्या किया जाएगा, पता किया जाएगा। उसके बाद है व्याख्या करना, यानी जो याचिका करता है अर्थात जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसे उस हनन के बारे में बताना पड़ेगा कि मेरे साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ है, मेरे साथ इस प्रकार का भेदभाव हुआ है। इन सारी चीजों के बारे में उसे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और नेक्स्ट है जिसे कहते हैं निर्णय देना। सारे सबूतों को देखकर, सारे जो व्याख्याएं उन सबको सुनने के पश्चात न्यायपालिका क्या करेगी, आपको निर्णय देगी कि वो जो आप जो कुछ भी बोल रहे हो या जिस चीज की भी मांग कर रहे हो, क्या वो मांग सही है या नहीं है, इन सब के बारे में भी वो क्या करेगी, बताएगी। अब चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य में मैंने आपको बताया बहुत सारी स्टेट पॉलिसीज हैं जिसमें साफ तौर में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके लिए सरकार कुछ नीतियां लेके आती है और उन नीतियों को हम क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके बारे में भी इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। ये नीतियां क्या होती है, जनता के लिए क्या ये लाभकारी है, सबके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला है गैर न्यायिक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक होते हैं, अर्थात ये सरकार द्वारा चलाई गई पॉलिसीज हैं, इसमें न्यायपालिका का कोई रोल नहीं है। अर्थात ये जो फैसले हैं वो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और अगर न्यायपालिका में आप इनके खिलाफ जाकर कह सकते हो, कोई बातचीत रखने जा रहे हो, तो न्यायपालिका बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो आपकी बात क्या करेगी, सुनेगी, क्योंकि सरकार का निर्णय है, सरकार का डिसीजन होता है। लेकिन अगर वो डिसीजन ऐसा है जो जनता के लिए बहुत ही ज्यादा अलाभकारी है, तो हम क्या करते हैं, उस निर्णय को हमें क्या करना पड़ता है, खारिज करना पड़ता है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, संवैधानिक निर्देश। जो भी नीतियां बनाई गई हैं वो संविधान के अंतर्गत रहकर बनाई गई हैं और जनता की भलाई के लिए बनाई गई हैं। और अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का हनन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। ये साफ तौर पर बताया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसके अंतर्गत साफ तौर पे बताया गया है कि जो भी नीति है वो जनता की भलाई के लिए हो रही है और हमने इस राज्य का इसलिए निर्माण किया है ताकि जनता संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ सके और उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसके बारे में भी इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, अर्थात जो भी फैसला होगा वो समाज को एक समान रखा लिया जाएगा, लोकतंत्र के रूप में लिया जाएगा और सबको आगे बढ़ाने का इसमें क्या दिया जाएगा, संपूर्ण अवसर दिया जाएगा। तो उसके बारे में भी इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नैतिक और सामाजिक मूल्य, अर्थात जो भी सामाजिक मूल्य है या जो भी डिसीजन है वो जनता के लिए है और इस पूरे के पूरे जितने भी पॉइंट्स उसमें सब में ये बताया गया फैसला जनता के लिए होना चाहिए, नीतियां जनता के लिए होनी चाहिए, भलाई जनता के लिए होनी चाहिए और अगर उसमें से कोई भी नुकसान नजर आता है तो उस नीति को, उस प्लान को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं राज्य की नीतियों का मार्गदर्शन। राज्य ने जो भी नीतियां चलाई है उसका मार्गदर्शन भी करना होता है, अर्थात साफ तौर पे बताया गया है ये नीति है, वो नीति अगर जनता के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है तो उसे बढ़ाया जाएगा और अगर वो फायदेमंद नहीं होती तो उस नीति को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा।
और संविधान के उद्देश्यों को पूरा करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के द्वारा दिए गए जितने भी उद्देश्य हैं उन सारे उद्देश्यों को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। ये भी इसमें क्या किया गया, साफ तौर पे बताया गया है। तो आपका जो पहला यूनिट था उसका पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये कंप्लीट हो गए। अब यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें भी कई सारी चीजें हैं और इसमें भी हम कई सारी चीजों के बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। तो आपका इसी भारतीय राजनीति और सरकार का जो दूसरे यूनिट है इसमें हम ये बात करते हैं कि राज्य निर्माण, रियासतें और इसके साथ साथ भाषाई आधार पर उनका पुनर्गठन, यानी राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी रियासत थी और किस प्रकार भाषा के आधार पर यहाँ पर नीतियां कह सकते हैं चलाई गई थी और राज्य बनाए गए थे, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है देशी रियासतों के विलय के संबंध के बारे में बताइए। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आ जाता है भारत में नए राज्य का गठन किस प्रकार होता था, इसका उल्लेख कीजिए। और एक और तीसरा प्रश्न है जिसे कहते हैं भारत में भाषा के आधार पर राज्य की मांग को लेकर जो कुछ भी बताया गया है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, सीधा ये आंसर लिख के आना है। सबसे पहला उत्तर, स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत में बहुत सारे रजवाड़े थे, 565 रियासतें थी। उन सारी रियासत जो रजवाड़े थे उनको एकजुट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और उनको एकजुट करने में हमने बहुत सारी नीतियों की कोशिश की और इसीलिए हम उन सारी चीजों के बारे में क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है और उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, यानी किस प्रकार इन रियासतों का विलय हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देशी रियासतों का विलय। अब हमारे देश में आज भी कहते हैं बहुत सारे राज्य बनाए गए, जैसे कि भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो किसके आधार पर बनाए गए, भाषा के आधार पर बनाए गए। अब बात करते हैं देशी रियासतों का विलय, यानी इतिहास की प्रक्रिया में साफ तौर पे बताया गया कि ये जितने भी रियासत थे, रजवाड़े थे, इनको जोड़ने की कोशिश की गई। इनको जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। कुछ को तो हमने आसानी से जोड़ लिया था, लेकिन 4 ऐसी रियासत थी जिन्हें जोड़ने में दिक्कत आई थी, कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद। इनमें से कुछ रियासतों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। पृष्ठभूमि, आजादी के बाद भारत में देखा जाए तो 565 रियासतें थी। इनको जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। विलय की प्रक्रिया, किसी भी राज्य को अगर अपने क्षेत्र में जोड़ना होता था तो उसे कुछ प्रक्रिया थी। पहला है विलय पत्र। सबसे पहले विलय पत्र उस रियासत के सामने ले जाया जाएगा और साफ तौर पर बोला जाएगा कि आपको इस पत्र पर क्या करना है, आपको इस पत्र पर साइन करने हैं। नंबर 2 जिसे कहते हैं विलय की शर्तें। अगर आप भारत के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको कुछ शर्तों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। नंबर 3 जिसे कहते हैं विलय की प्रक्रिया। विलय की प्रक्रिया यानी जब आप उस पर साइन कर दोगे तो साइन करने के बाद आपको भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया थी विलय की प्रक्रिया। ये आपके इन्हीं पॉइंट्स में आने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जूनागढ़ रियासत का विलय। जूनागढ़ रियासत जो थी उसका विलय किस प्रकार हुआ। सन 1194 ईस्वी में जूनागढ़ रियासत की शुरुआत हुई थी और उस समय पर यहाँ पर कह सकते हैं बहुत सारे राजाओं ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन आजादी के टाइम पर यहाँ का जो शासक था वो मुसलमान शासक था जिसका नाम था महावत खान। इस महावत खान ने अपने क्षेत्र को पाकिस्तान से जोड़ने की क्या की थी, कोशिश की थी। तो उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, ध्यान से सुनना। तो विलय की प्रक्रिया हुआ क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महावत खान को यह बोला कि आप हमारे क्षेत्र के साथ मिल जाओ क्योंकि आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं और हम पाकिस्तान को बहुत बड़ा कर लेंगे। परंतु जो जूनागढ़ रियासत की आवाम थी, आवाम मतलब जनता, वो सारी की सारी जो जनता थी वो हिंदू थी। इस कारण हुआ क्या कि भारतीय सरकार ने जूनागढ़ रियासत में मतदान करवाया, अर्थात जितनी जनता पाकिस्तान में जाकर रहना चाहती है या जनता भारत में रहना चाहती है, तो जो ज्यादा वोट आते थे उसके आधार पर क्या कर लिया जाता, उसे जोड़ लिया जाता। तो उस टाइम पर जब वोटिंग हुई तो वोटिंग होने के साथ क्या हुआ, हमें यह पता चला कि 98% लोगों ने क्या किया, भारत में रहने का फैसला लिया और महावत खान को मजबूरी में क्या करना पड़ा, भारत के साथ जुड़ना पड़ा, क्योंकि वो अपना राजमहल अपना सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता था।
ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत सरकार की भूमिका, भारत सरकार ने यही किया, उनको जोड़ने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला कि आप अपनी जनता को, आपकी जनता यही रहना चाहती है तो आप भी यही रहो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कश्मीर रियासत का विलय। कश्मीर जो है 1947 में आजाद हुआ था हमारे साथ साथ, और उसी समय पर उसने अलग होने की मांग कर दी थी। उसी टाइम पर उसने ये मांग की कि हमें एक अलग राष्ट्र बनाना है। पाकिस्तान तो अलग बन चुका था, भारत भी अलग हो चुका था। कश्मीर की रियासत में जो कह सकते हैं वहां का जो राजा था हरि सिंह, हरि सिंह, उसने क्या किया, अपने क्षेत्र को अलग करने की मांग की। उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो साफ तौर पे ये बताया गया कि हरि सिंह जो था उसने अपने क्षेत्र को अलग कर दिया, भारत सरकार ने भी उन्हें मंजूरी दे दी थी। परंतु कुछ समय बाद ही क्या हुआ, पाकिस्तान ने उनके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमला किया तो हमला करने के बाद हुआ ये कि जो राजा हरि सिंह था उसने भारतीय सरकार के सामने हाथ फैलाए कि मेरी मदद करो और हमारी आवाम को, हमारी जनता को बचाने का क्या करो, प्रयास करो। उसी समय पर हमारे देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उन्हें विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया, और उनसे साइन करवाने के पश्चात हमने कश्मीर रियासत को अपने साथ क्या किया, जोड़ा। ये मुद्दा काफी लंबे समय तक चला रहा। पाकिस्तान ने क्या किया, उसी टाइम पर जब हमला किया था तो कश्मीर के कुछ इलाके, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, तो उस इलाके पर पाकिस्तान का आज भी कब्जा है। और पाकिस्तान ये कहता है कश्मीर हमारा है, परंतु कश्मीर का जो बहुत सारा हिस्सा है वो किसके पास है, भारत के पास है। परंतु 45% से जो ज्यादा हिस्सा है वो किसने उस टाइम पर अधिकृत कर लिया था, पाकिस्तान ने। इस वजह से यहाँ ये देखा जाता है कि कश्मीर की रियासत का मुद्दा काफी लंबे समय से चला आ रहा है। परंतु भारत सरकार ने सन 2019 में कश्मीर को भारत सरकार में पूर्ण रूप से विलय कर लिया है और उसे राज्य के दर्जे से हटाकर एक यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो इसके बारे में भी हमने क्या किया, पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 370 के तहत ही क्या किया, इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, हमने इसे जोड़ तो लिया था अपने साथ, लेकिन इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। यानी वहां जाके कोई बस नहीं सकता, वहां जाके कोई कह सकते हैं रह नहीं सकता। ठीक है, इसके साथ साथ वो वहाँ उनका संविधान अलग होगा, वहां का प्रधानमंत्री अलग होगा, वहां के नियम अलग होंगे। तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई थी। लेकिन सन 2019 में आर्टिकल 370 को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और कश्मीर को भारत के साथ क्या कर लिया गया है, जोड़ लिया गया है। नेक्स्ट, अब तीसरी रियासत के बारे में बात करते हैं, हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद जो है वो आपके तेलंगाना क्षेत्र अर्थात जिसे आज तेलंगाना कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उस टाइम पर वहां का जो राजा था जिसका नाम था निजाम, निजाम ने क्या किया, हमारे से अलग होकर अलग क्षेत्र होने की मांग की, और उस अलग क्षेत्र में उसने क्या किया, अपनी सेना खड़ी कर दी, लोगों को अपने अधीन कर रखा था। परंतु हमने, भारत सरकार ने उस पर फोर्स डाला, मतलब उस पर दबाव डाला बहुत ज्यादा कि आप आओ हमारे साथ, जुड़ जाओ, हमारे साथ मिलो। परंतु निजाम ने हमारे साथ जुड़ने की क्या की, निजाम ने हमारे साथ जुड़ने में रजामंदी क्या कर दी, नकार दी। इस कारण भारत सरकार ने उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया। परंतु हुआ ये कि निजाम ने भारतीय जनता के ऊपर, यानी निजाम ने हैदराबाद की जनता के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसने अपनी सेना भेज दी, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनसे जबरदस्ती कर वसूला जा रहा है। तो भारत सरकार ने इसके खिलाफ कार्यवाही की और भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी, और सेना भेजने के बाद सारे के सारे निजाम की सेना को संपूर्ण रूप से समाप्त किया और निजाम को अपने साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया। ये एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसे भारत में जोड़ने में काफी मुश्किलों का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था, परंतु फिर भी हमने इसे पूर्ण रूप से क्या कर लिया, भारत के अंतर्गत जोड़ लिया। इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सन 1948 में हैदराबाद की रियासत को पूर्ण रूप से भारत में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सन 1953 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस टाइम पर यह किया गया था कि इसका कार्य क्या होता है, राज्य की सीमा को बड़ा करना, राज्य की सीमा को छोटा करना, एक राज्य को तोड़कर दो राज्य में बनाना, या फिर दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य में बनाना, या दो से अधिक राज्यों को जोड़कर एक राज्य में बनाना, या फिर एक राज्य को तोड़कर कई सारे राज्यों में बांटना, राज्य का नाम परिवर्तन करना। ये सारे किसके कार्य हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला, राज्य के पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करना।
सारे के सारे जो लोग होते हैं वो राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले सिफारिश करते हैं कि हमें एक राज्य का पुनर्गठन करना है, इसको दोबारा से बनाना है, ये चीज की मांग करते हैं और इसी आधार पर राज्य को पुनर्गठित किया जा सकता है। भारत में राज्य जो लास्ट राज्य जो निर्मित किया गया है वो आंध्र प्रदेश से ही तोड़कर बनाया गया है, जिसे तेलंगाना के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, अर्थात साफ तौर पे यहाँ पे ये बताया गया है कि राज्य में भाषा के आधार पे और संस्कृति के आधार पे राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको थोड़ा डीपली बताऊंगा, लेकिन अगर किसी क्षेत्र को हमें बांटना है तो भाषा के आधार पर बांट लो या संस्कृति के आधार पर बांट लो, तो इसी आधार पर क्या किया जाएगा, राज्य को पुनर्गठित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राज्य के बीच सीमा विवाद का समाधान, अर्थात मान के चलो अगर कई सारे राज्यों के बीच में सीमा को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो इसलिए सीमा विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य पुनर्गठन आयोग की होती है। नेक्स्ट है राज्य के प्रशासनिक पुनर्गठन की सिफारिशें करना, मतलब कि राज्य तो निर्मित हो गया लेकिन उसका प्रशासन भी तो बनाया जाएगा, यानी वहां पे पुलिस वाले कितने होंगे, लोग कैसे होंगे, कौन सी नीतियां चलाई जाएगी, तो इन सब के बारे में इसमें क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। अब बात करते हैं इसके साथ साथ राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें। उस समय पर 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया था, गठन किया गया था। उन्होंने सिफारिशें रखी, 16 राज्य बनाए गए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नंबर 2 है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि जो भी राज्य बनाया जा रहा है वो भाषा के आधार पर क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। नंबर 3 राज्यों के बीच सीमा विवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना, राज्यों के बीच में जो भी कह सकते हैं सीमा विवाद था उसे पूर्ण रूप से क्या किया गया, खत्म किया गया। किसने किया, SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के गठन के बारे में। तो हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर आंध्र प्रदेश की जनता ने आंदोलन करने शुरू कर दिए कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य दो, अलग राज्य दो, अलग राज्य दो, क्योंकि तमिलनाडु से अलग होना था उन्हें। और इस आधार पर क्या हुआ, उसी के जो सर्वोपरि नेता थे उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी जनता को इकट्ठा किया और अनशन कर दिया। अनशन करने के बाद 56 दिन तक वो अनशन करते रहे, लेकिन 56वें दिन क्या हो गई, उन्होंने भूख हड़ताल पे जब वो थे तो इस कारण क्या हो गई, उनकी मौत हो गई। और इस कारण भारतीय सरकार ने 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य पुनर्गठित किया, जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के गठन का महत्व इस प्रकार है। सबसे पहला भाषा और सांस्कृतिक पहचान की मान्यता, यानी वहां रहने वाले जितने भी लोग थे उन्हें भाषा के आधार पर चुन लिया गया। नंबर 2 है जिसे कहते हैं प्रशासनिक सुविधा, यानी वहां के लोगों को क्या प्रोवाइड की गई, सुविधाएं प्रोवाइड की गई, उनको अच्छी फैसिलिटीज दी गई। नंबर 3 है राजनीतिक स्थिरता, राजनीति को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश का पूर्ण रूप से गठन किया। ये अब भारतीय राजनीति और सरकार के इकाई 3 की तरफ चलते हैं। इसमें 3 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट है केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थान, अर्थात साफ तौर पे इसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री कौन होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, इसे कैसे नियुक्त किया जाता है, या फिर इसकी क्या भूमिका होती है, क्या ये देश को चलाने में सक्षम होता है नहीं होता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री की परिभाषा और नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत ज्यादा आता है ये भी प्रश्न, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, प्रधानमंत्री जो हमारी केंद्र सरकार का मुखिया होता है और केंद्र सरकार में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, इसके बारे में हमें पूरी की पूरी क्या करनी है, जानकारी देनी है। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं और यदि अगर सरकार गिर जाती है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। एक एक करके इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ योग्यता है, नागरिकता, अर्थात जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होगा, तभी जाकर वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा पाएगा। और उसे भारत की नागरिकता मिली होगी तभी जाकर वो क्या कर सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है और प्रधानमंत्री बनने योग्य अपनी भूमिका दर्ज कर सकता है। नंबर 2 है सदस्यता। भारत के अंतर्गत उसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में सदस्यता मिली होनी चाहिए, तभी जाकर वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अर्थात अगर वो लोकसभा में जीत के आता है तो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, और अगर राज्यसभा में जीत के आता है तो भी वो प्रधानमंत्री बनने योग्य है। तो उसे क्या मिलनी चाहिए, उसके पास सदस्यता होनी चाहिए। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आयु। अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है
और अगर वो लोकसभा से जीत कर आता है तो उसकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। नंबर 4 है सरकारी पद। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे अपने पुराने सरकारी पद का इस्तीफा देना पड़ेगा और तभी जाकर वो भारत के प्रधानमंत्री बनने योग्य है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सदस्यता। अर्थात भारत में अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे या तो लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा में उसे जो कह सकते हैं सदस्य होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो देश के सरकार के, जो केंद्र सरकार के जो चुनाव होते हैं उसके जितने भी सदस्य होते हैं सब लोकसभा में बैठते हैं और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु जो है वो 25 वर्ष होनी जरूरी है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अगला है इसी के साथ साथ जिसे कहते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा में यदि आप क्या बनना चाहते हो, राज्यसभा के माध्यम से अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हो। इसीलिए हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि भारत का अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना या तो उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आयु। वही चीजें मैंने आपको बता दी है, अगर वो लोकसभा से खड़ा हो रहा है चुनाव में तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर वो राज्यसभा के लिए खड़ा हो रहा है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी पद। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे अपने सरकारी पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और सरकारी पद से इस्तीफा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए वे किसी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसे पहले अपनी नौकरी का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारत का जो प्रधानमंत्री होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। 5 साल के कार्यकाल के दौरान अगर सरकार गलती से पहले ही गिर जाती है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री के कुछ कार्य हैं। सबसे पहला कार्य, मंत्री परिषद का निर्माण। मान के चलो अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मंत्री परिषद किसके अनुसार होनी चाहिए, मेरे अनुसार होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो प्रधानमंत्री होता है वो अपनी मंत्री परिषद क्या करता है, खुद बनाता है। नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं विश्वास मत। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसी परिस्थिति में जो बहुमत पार्टी यानी जो सबसे ज्यादा वोट लाने वाली पार्टी होती है उसे स्पीकर को यह है विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो क्या करेंगे, वो इस पद में अपनी भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए ये वो कहना चाहते हैं कि मतलब हम सरकार आपको बना के दिखाएंगे और कुछ टाइम दिया जाता है और फिर अन्य पार्टी के साथ सलाह मशवरा कर कर वो क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार सरकार का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका मंत्री परिषद का अध्यक्ष। अगर मैंने अपनी मंत्री परिषद बनाई है तो उसका हेड कौन होगा, मैं होऊंगा, और इसीलिए उस मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में मैं भूमिका निभाऊंगा और सारे के सारे जो कार्य हैं वो सब किसको करने पड़ेंगे, मुझे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान मतलब यानी कि जो भी कार्यपालिका जो भी कार्य कर रही है, यानी कि जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उन सबके प्रधान के रूप में कौन अपनी भूमिका निभाता है, प्रधानमंत्री। और यही इनका सबसे बड़ा क्या होता है, रोल होता है। उसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व यानी संसद के अंतर्गत जो केंद्र सरकार होती है उसका प्रतिनिधित्व, उसको लीड करने का कार्य किसका होता है, इसी का होता है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री संसद के अंतर्गत उसकी जो भी कह सकते हैं पूरी कैबिनेट होती है और उसके साथ साथ जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको आगे बढ़ाने का ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं और उनको स्पष्ट रूप से लीड करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे की जाती है। सबसे पहला, भारत में प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की नियुक्ति करने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। नागरिक होना चाहिए यहाँ का, उसे सदस्यता मिली होनी चाहिए, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। लेकिन याद रखना, ये जितने भी व्यक्ति होते हैं मंत्री परिषद जो होते हैं, ये प्रधानमंत्री जो होता है ना वो तो अपनी लिस्ट बना के दे देता है, लेकिन राष्ट्रपति उस लिस्ट में से कुछ लोगों को चुनकर क्या करता है, कुछ लोगों को चुनकर उन्हें मंत्री परिषद के रूप में नियुक्त कर देता है। प्रधानमंत्री के कुछ कार्य हैं और उसकी कुछ शक्तियां हैं। सबसे पहला, मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां। किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना है, कौन सा व्यक्ति उस मंत्रालय के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए कैपेबल है,
ये सब जानने के लिए प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा व्यक्ति होता है और वही राष्ट्रपति को ये सूचना देता है कि मेरे इस व्यक्ति को ये मंत्रालय मिलना चाहिए, मेरे इस व्यक्ति को ये मंत्रालय मिलना चाहिए, तभी जाकर देश में एक स्थायी सरकार का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। नंबर 2 है संसद से संबंधित कार्य, यानी संसद से जितने भी संबंधित कार्य होंगे उसमें भी ये क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि संसद में जो कह सकते हैं लोकसभा, उसका नेतृत्व इसी के द्वारा होता है। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री होता है उसे स्पष्ट रूप से अपनी लोकसभा के लिए सारे के सारे जवाब देने पड़ते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व, अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है दूसरे देशों के साथ भी अपने संबंध बनाता है, यानी दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाएगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कभी अमेरिका जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी रशिया जाते हैं, कभी स्पेन जाते हैं, पुर्तगाल जाते हैं, मतलब बहुत सारे देशों में वो दौरा कर रहे हैं ताकि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध क्या हो सके, अच्छे हो सके। तो इसी प्रकार प्रधानमंत्री का ये भी कार्य होता है कि वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध क्या करे, अच्छे बनाए। नेक्स्ट है कार्यपालिका की शक्ति। किसकी शक्ति, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, कार्य करने की शक्ति, अर्थात यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति, यानी जो देश की सेना है उस पर किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार होता है कि वो संसद के सत्र को कभी भी भंग कर सकती है और संसद को कभी भी इमरजेंसी में बुला सकती है। ये राष्ट्रपति के पास क्या है, अधिकार है। नेक्स्ट है न्यायपालिका का प्रमुख। न्यायपालिका का प्रमुख ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि न्यायपालिका का जो प्रमुख होता है वो हमारे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। तो इस प्रकार न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में भी ये क्या निभाते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संसद का सम्मान। राष्ट्रपति संसद का सम्मान करता है और संसद में बहुमूल्य नियमों को बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। यह उसकी सबसे बड़ी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री तथा गठबंधन का युग। भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका मैंने आपको पूरी बता दी है। गठबंधन की सरकार का युग अगर की हम बात करें तो गठबंधन की सरकार का जो युग हुआ था उसकी शुरुआत 1989 से हुई थी, जब कई सारी पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनाई। उसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला है कि कांग्रेस पार्टी जो थी उस समय पर उसने पहली बार यह डिसीजन लिया था कि हम मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे और बाकी अन्य पार्टियां मिलकर क्या करेगी, सरकार का गठन करेगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 गठबंधन सरकारें। यही पहला युग ऐसा था जिसमें गठबंधन सरकारों की शुरुआत हुई थी और हर व्यक्ति को कई पार्टियों के साथ मिलकर क्या करने का, सरकार का गठन करने का क्या मिल रहा था, मौका मिल रहा था। नंबर 2 क्षेत्रीय दलों की भूमिका। जो भी अन्य पार्टी थी, बड़ी बड़ी पार्टी थी, वो जब बहुमत नहीं ला पाती थी तो उन्हें अन्य पार्टी के साथ मिलकर क्या करना था, समर्थन प्राप्त करना था। और इस प्रकार छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ, विस्तार हुआ। उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है नई आर्थिक नीति। यह वही दौर था जब कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे किए थे और अमेरिका को हमारे देश में लेके आए थे। और अमेरिका ने हमारे देश में वैश्वीकरण के नाते कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और कई सारी बड़ी बड़ी कह सकते हैं एमएनसीज को यहां पर लाना शुरू किया, जिस कारण भारत में नई आर्थिक नीति का विस्तार हुआ और धीरे धीरे करके सबको आगे बढ़ने का मौका मिला। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में साफ तौर पर बताया गया, यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें ओबीसी समाज का मंडल मुद्दा हो गया, शाबानो केस हो गया, ठीक है, शाबानो केस जो 3 तलाक के ऊपर था। और इसके साथ साथ एक और था जिसे हम कहते हैं अयोध्या विवाद। इन तीनों विवाद जो चल रहे थे, ये तीनों जो मुद्दे थे, इनको पूर्ण रूप से सुलझाने की क्या की गई थी, कोशिश की गई थी। अब हमारा ये भी यूनिट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इकाई 3 पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं संसद। संसद क्या है, मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जब हमारा संविधान बना था तो संविधान बनाने के बाद कहते हैं देश को चलाने के लिए सरकार का गठन किया गया था। और सरकार में एक होती है केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार। तो जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के जितने भी सारे के सारे एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होते हैं, वो सारे संसद के एक सदन में बैठते हैं जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। और संसद का ही दूसरा सदन है जिसे हम क्या कहते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है। क्योंकि लोकसभा में क्या है, लोकसभा में हर 5 साल में सरकार को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। या जब बहुमत की सरकार नहीं बन पाती तो गठबंधन की सरकार में कई बार क्या होता है, सरकार को
दोबारा से निर्मित करना पड़ता है, इसीलिए इसे अस्थायी सरकार के रूप में जाना जाता है। तो इसके भी हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के गठन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख कीजिए तथा लोकसभा और राज्यसभा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर की तरफ चलते हैं। संसद का गठन, संसद का गठन आजादी के टाइम पर ही किया गया था और धीरे धीरे करके संसद में दो सदन रखे गए, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में केंद्र सरकार रहती है और राज्यसभा में हमारे द्वारा जितने भी चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए हो गए, निगम पार्षद हो गए, ये सभी मिलके जिन नेताओं का चयन करते हैं वो राज्यसभा के मेंबर कहलाते हैं। ये जो है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। संसद के जो दो सदन है, पहले लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा में कुल मिला के वर्तमान समय में 543 सीटें हैं जिसमें मतदान होता है। दो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। नंबर 2 राज्यसभा। राज्यसभा में अगर हम देखें तो यहाँ पर 233 सदस्य हैं, 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं यानी चुने जाते हैं, जिन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं, और इसकी अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। संसद के गठन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहला है चुनाव, अर्थात देश के जितने भी सारी की सारी जो जनता होती है वो अपनी इच्छा अनुसार अपने नेता को चुनती है और वो नेता चुनने के पश्चात लोकसभा में क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है। तो ये थी चुनाव की प्रक्रिया। सेकंड पॉइंट है सदस्यों का शपथ ग्रहण। जितने भी सारे के सारे सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, वो सारे के सारे सदस्य क्या करते हैं, सारे के सारे सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाया जाता है कि मैं संविधान को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि आगे आने वाले जितने भी मेरे कार्य होंगे उसे निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। तो ये सारी की सारी शपथ की प्रक्रिया उनकी होती है। ये सेकंड पॉइंट आपको बताना है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। संसद का पहला सत्र। संसद का पहला सत्र होता है जिसके अंतर्गत जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में सभी को क्या करता है, उनके कार्य बताता है। अर्थात वो एक तरह से सभी को इंट्रोडक्शन दे रहा है कि इंट्रोड्यूस कर रहा है कि तुम्हें ये पद दिया गया है, तुम्हें ये कार्य संभालना है, तुम्हें ये पद दिया गया है, तुम्हें ये कार्य संभालना है। ऐसे कर करके वो उनको सारे के सारे क्या देता है, कार्य देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संसद के कार्य। संसद के अंतर्गत जनता के लिए प्रभावी नियमों का गठन किया जाता है और इन नियमों के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो नियम है इसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि अगर ये नियम जनता के लिए लाभकारी नहीं होंगे तो इन नियमों में आसानी से सुधार किया जा सकता है। ये इसका क्या है, कार्य है। अब बात करते हैं लोकसभा, डीपली पढ़ते हैं अब इसके बारे में। तो लोकसभा क्या है, लोकसभा संसद का वो सदन है जिसमें जनता द्वारा प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अर्थात भारत की जो जनता है वो स्वतंत्र रूप से क्या कर रही है, अपने नेता को चुन रही है और वो नेता सारे के सारे लोकसभा में अपनी भूमिका निभाते हैं। नंबर 2 लोकसभा की रचना। इसमें जो 530 सदस्य हैं वो सारे के सारे राज्यों से हैं, 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और इसके साथ साथ 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। अर्थात ये ऐसे व्यक्ति होते हैं या तो ये आधे हमारे देश के हैं और आधे किसी अन्य देश के हैं। अर्थात यानी 2 देशों के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मान के चलो कोई एक व्यक्ति है जो अमेरिका से है और उसने भारत में एक स्त्री से क्या किया, शादी की है, तो उन दोनों से जो कह सकते हैं बेबी होगा वो जो होगा वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। और इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। नेक्स्ट है लोकसभा की शक्तियां। किसकी शक्तियां, लोकसभा की। तो लोकसभा के पास जो है वित्तीय शक्तियां होती है। वित्तीय शक्ति मतलब पैसों से संबंधित बिल बनाने की शक्ति है, कोई भी कानून को बनाने की शक्ति है, किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है, ये लोकसभा के पास है शक्तियां। और इसमें जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। वो अपने पूरे समूह को क्या करता है, लीड करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति क्या होती है, संसद में लोकसभा के पास
कोई भी विधेयक पारित करने की शक्ति। विधेयक का मतलब होता है बिल, यानी जो भी कानून होता है, कानून बनने से पहले जो बिल प्रस्तुत किया जाता है उसे विधेयक के नाम से जाना जाता है। ये लोकसभा में भी क्या होता है, पारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वित्तीय शक्तियां। अभी मैंने आपको बताया था लोकसभा के पास कोई भी वित्त संबंधित फैसला लेने का पूर्ण क्या होता है, अधिकार होता है, यानी पैसों से संबंधित वो कोई भी कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो पैसों संबंधित किसी भी बिल को निर्मित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। अर्थात जो हमारी कार्यपालिका होती है, जितने हमारे आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, इन सबके ऊपर अधिकार करने की या इन सबके ऊपर ऑर्डर देने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। और संसद के द्वारा जो कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री होता है वो नियंत्रित रूप से इनके ऊपर अपना हक जमाता है और उनसे कार्य करवाता है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के पास इसकी भी शक्ति होती है, यानी वो इन सारे के सारे अधिकारियों के ऊपर अपना अधिकार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। आप ये सब देखो ना, संविधान है, संविधान तो बहुत पहले बना हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा प्रावधान यही है, अनुच्छेद 368 के तहत यदि हमारे किसी नियम में किसी भी प्रकार का कह सकते हैं हमें दोष दिख रहा है या कमी दिख रही है तो उसमें आसानी से सुधार किया जा सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैसे कहते हैं निर्वाचक मंडल के रूप में। अर्थात साफ तौर पे यहाँ पे ये बताया गया कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, वो हमारे जो लोकसभा के जितने भी मंत्रीगण होते हैं उसको नियुक्त करता है। तो उसको नियुक्त करने के रूप में भी ये क्या कर रहा है, भूमिका निभा रहे हैं। और इसके साथ साथ साफ तौर पे ये बताया जाता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर देश के विकास संबंधित कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के कार्य क्या है। यही सब थे, लेकिन इसको शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे कार्यपालिका पर नियंत्रित करना, कई नए नियम बनाना, उसमें संशोधन करना, इसके साथ साथ वित्त विधेयक पारित करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, लोकसभा की। अब चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा जिसमें विभिन्न राज्यों के जितने भी चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि आकर क्या करते हैं, उन व्यक्तियों को चुनते हैं जिन्हें हम एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के नाम से जानते हैं। और ये व्यक्ति संसद के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। राज्यसभा के पास भी क्या है, कुछ शक्तियां हैं। सबसे पहले विधायी शक्तियां, जैसे लोकसभा के पास है वैसे इसके पास है, यानी लोकसभा के पास भी कानून बनाने का अधिकार है, इनके पास भी कानून बनाने का क्या है, अधिकार है। वही पॉइंट बताना है। सेकंड है कार्यपालिका की शक्तियां, यानी जितने भी हमारे कार्यपालिका के अधिकारी होते हैं उनके ऊपर आदेश देने का अधिकार किसके पास है, राज्यसभा के पास भी और लोकसभा के पास भी है, ये दोनों सेम है। तीसरा है जिसे कहते हैं वित्तीय शक्तियां। राज्यसभा के पास वित्त संबंधित बिल बनाने का अधिकार नहीं है, वो वित्त बिल को केवल और केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति भी होती है कि जिसमें राज्यसभा से पूछा भी नहीं जाता है और वित्त विधेयक को पारित कर दिया जाता है, क्योंकि वित्त विधेयक को पारित करने के पीछे ये कारण होता है कि कोई भी इमरजेंसी में पैसों से संबंधित जो फैसला होता है उसे हमें शीघ्र अतिशीघ्र लेना पड़ता है। इस वजह से हम राज्यसभा से बिना पूछे भी उसे हम पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं संविधान संशोधन की शक्ति। ये भी आपको पता है, संविधान संशोधन मतलब संविधान में यदि कोई नियम ऐसा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो उस नियम को हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ये उसके पास है। विविध शक्तियों की बात करते हैं। विविध शक्तियों में क्या है, यहाँ पर राज्यसभा के पास ये विविध शक्तियां होती हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी उनकी भूमिका होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी उनकी भूमिका होती है। इसके साथ साथ उनको पद से हटाना यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें भी राज्यसभा क्या करती है, अपनी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, राज्यसभा की विशेष शक्तियां। अब राज्यसभा के पास कुछ और भी शक्तियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली है जिसे कहते हैं राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार। अर्थात साफ तौर पे राज्यसभा के पास यह भी अधिकार होता है कि जो राज्य सूची होती है ना हमारी, और उस राज्य सूची में स्टेट लिस्ट में राज्यसभा के पास अधिकार है कि वह अपने कानून को निर्मित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यानी अगर कोई ऐसी सेवा है या फिर कोई ऐसा फैसला है जो सभी जनता के लिए लिया जा रहा है तो उसमें भी राज्यसभा का क्या होता है, संपूर्ण योगदान होता है। अब हम बात करते हैं
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संसद एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसी संस्था है जो हमारे देश के लिए बहुमूल्य नियमों का क्या करती है, अनुसरण करती है, उसमें संशोधन करती है और इसी के माध्यम से देश को चलाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, संसदीय विशेषाधिकार। संसद के पास कुछ विशेषाधिकार है, उसके बारे में बात करते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, इसमें संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें संसद में बोलने, अपनी बात रखने और इसके साथ साथ अपने पक्ष को पूर्ण रूप से समझाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है, ये उनका विशेषाधिकार है। अब इसके कुछ पॉइंट है, विशेषाधिकारों में कुछ विशेष प्रमुख अधिकार है। सबसे पहला, संसद में बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात संसद के दोनों सदन में जो जितने भी सदस्य हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखने का पूर्ण रूप से क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी संसद के कोई बहुमूल्य सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये विशेष अधिकार है। और तीसरा है, संसद की जो रिपोर्ट है अगर उसमें कोई भी इनकी बहस चल रही होती है तो उसे ये प्रकाशित होने से संपूर्ण मात्रा में क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये अधिकार है। चौथा है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इसमें जो न्यायालय है वो संसद के सदस्यों को इमरजेंसी के टाइम पर उन्हें अपने यहाँ पर गवाही देने के लिए बुलाने के लिए क्या बाध्य नहीं है, ये अधिकार है। और लास्ट पॉइंट है सामूहिक विशेषाधिकार, अर्थात सारे के सारे व्यक्तियों को एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा और संसद के अंदर जो भी होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसको पूर्ण रूप से क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। ये संसद वाला टॉपिक था, ये आपका खत्म हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो तीसरे यूनिट में पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, हमारे देश में लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, उनको मारा जाता था, उनसे उनके अधिकार छीन ले जाते थे, स्वतंत्रता नहीं होती थी, समानता नहीं होती थी, शोषण किया जाता था। इस कारण ये सारी चीजों का प्रावधान करने के लिए हमने न्यायपालिका का स्वरूप बनाया है। न्यायपालिका यानी जुडिशरी कोर्ट, अर्थात क्या होता है कि हमारे देश में 4 स्तर के न्यायालय हैं। सबसे ऊपर आती है जिसे टॉप पर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। उससे नीचे आते हैं जिसे हम कहते हैं उच्च न्यायालय, और उससे नीचे आते हैं जिसे हम कहते हैं जिला न्यायालय, और सबसे नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट पूरे के पूरे देश में एक ही है, दिल्ली में स्थित है। हाई कोर्ट हर राज्य में एक होता है और अभी वर्तमान समय में 25 है। अब बात करते हैं इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय। तो जो जिला न्यायालय होता है वो हर राज्य के हिसाब से होता है और हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। और उससे नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जो सबसे निचले स्तर की क्या होती है, न्यायपालिका होती है। कार्य सबका एक ही है, परंतु हमारे पास कुछ अधिकार है और सबको अलग अलग ड्यूटी दी गई है। तो इन सबके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक तौर पर देश की जनता को न्याय दिलाने का कार्य जिस संस्था का होता है उसे न्यायपालिका कहा जाता है। और ये जो न्यायपालिका होती है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि यही हमारे विकास संबंधित कार्य और हमारे अधिकारों को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायपालिका के कुछ कार्य। तत्कालिक आरोप का निर्णय, अर्थात जनता के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का तत्कालिक आरोप लगाया गया है, एट अ टाइम उसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, तो उसका फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास। सेकंड पॉइंट है कानूनों की व्याख्या, अर्थात न्यायपालिका का ये कार्य है कि जितने भी हमारे कानून हैं उन सबकी व्याख्या करना और उन कानूनों के तहत हमें न्याय दिलाना, ये सारा कार्य किसका है? न्यायपालिका का है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा, यानी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने का कार्य भी किसका है? न्यायपालिका का। ये जो न्यायपालिका होती है ये संपूर्ण मात्रा में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें पूर्ण रूप से न्याय दिलाने का कार्य करती है, उनके साथ होने वाले सारे के सारे भेदभाव को भी समाप्त करती है। फोर्थ पॉइंट है संविधान की रक्षा। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने का कार्य करती है, यानी कोई भी ऐसे नियम या कानूनों में अगर संशोधन किया जा रहा है जिससे उसका मूल रूप बदला जा रहा है तो पूर्ण रूप से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा और संविधान को बचाने का कार्य किसका होगा? न्यायपालिका का। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है और इसका गठन किस प्रकार हुआ, यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार हुआ है, इसके क्या कार्य है। सबसे पहली चीज,
भारत के हर एक राज्य में हर एक छोटा छोटा नागरिक क्या करता है, न्याय की मांग करता है। और न्याय की मांग में सबसे बड़ा जो कह सकते हैं योगदान होता है वो न्यायपालिका का होता है। जब उसे अधीनस्थ न्यायालय या फिर कह सकते हैं जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिलता, तब वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर मांग करता है। तो उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी न्यायालय है। इसके अंतर्गत 31 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और ये सभी मिलकर इस पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को यानी सर्वोच्च न्यायालय को चलाने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, न्यायाधीशों की नियुक्ति। जितने भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन सभी अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है, और सूची तैयार करने के पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। राष्ट्रपति उस सूची में से जिस भी व्यक्ति को चुनता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है, और उसी के बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय होती है उसके कुछ क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार मतलब उसके लिए कुछ सीमाएं रखी गई है, उसके बारे में बात करते हैं। अर्थात प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परामर्शकारी क्षेत्राधिकार और इसके साथ साथ अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये तीनों हैं और इसके बारे में हम आगे चल के डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं क्या इसे हटाया भी जा सकता है? हाँ, इसे हटाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी सरकारी अफसर को उसके पद से हटाते हैं। यानी जैसे न्यायपालिका के जितने भी जज होते हैं, अगर वह कोई गलत कार्य करते हैं तो उनको भी उनके पद से हटाया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहला है जिसे कहते हैं हम लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाना, यानी जज को हटाने के लिए लोकसभा में या फिर राज्यसभा में क्या किया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, प्रस्ताव पर चर्चा। उस प्रस्ताव पर गहराई से चर्चा की जाएगी। लोकसभा में एक एक चीज देखी जाएगी, राज्यसभा में एक एक चीज देखी जाएगी, और पूरी तरीके से देखने के पश्चात उसका क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिसे कहते हैं मतदान। उसके पक्ष में या विपक्ष में क्या किया जाएगा, मतदान किया जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि 2/3 लोगों की मंजूरी चाहिए। अर्थात अगर देखा जाए तो राज्यसभा में भी 67% चाहिए और लोकसभा में भी कितना, 67% लोग अगर एग्री कर रहे हैं तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ इस प्रस्ताव को पारित भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। मूल अधिकार क्षेत्र, अर्थात मूल अधिकार मतलब उसके पास क्या है, दो राज्यों के बीच या दो से ज्यादा राज्यों के बीच होने वाले विवाद हैं उन सबको सुलझाने का काम किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का है। दूसरा पॉइंट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यदि राज्य में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं अगर उनकी जो जनता है उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो बड़े स्तर के न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। अब देखो कई बार क्या होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या कोई भी न्यायालय का न्यायाधीश है, वैसे तो मुख्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह परामर्शकारी क्षेत्राधिकार है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता, यानी पीआईएल से आप क्या समझते हैं, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, पीआईएल, इसे जनहित याचिका भी कहते हैं। अर्थात जब किसी समुदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति आवाज उठाता है उसे जनहित याचिका कहा जाता है। जनता के हित में जो याचिका दर्ज की जाती है उसके बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायिक सक्रियता, अर्थात जो समुदाय है जिसके साथ गलत हो रहा है तो वो गलत होने के लिए स्वयं अगर आवाज नहीं उठा पाता तो अन्य व्यक्ति इसके लिए क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं, यानी जनहित याचिका के रूप में उसे जाना जाता है। अब बात करते हैं जनहित याचिका पीआईएल, यानी जनता जो प्रस्ताव लेकर आई है या फिर जनता के लिए जिस भी व्यक्ति ने प्रस्ताव जारी किया है तो वो व्यक्ति जो होता है वो जनता की हर एक दुविधा, हर एक चीज को बारीकी से बताता है और हर चीज को बताने के पश्चात संसद में इस चीज का मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उच्च न्यायालय क्या है तथा इसके गठन की प्रक्रिया का उल्लेख समझाइए।
जैसे हमारा सर्वोच्च न्यायालय वैसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए, उच्च न्यायालय किसी एक राज्य के लिए होता है। इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके कुछ पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, अर्थात जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, ऐसा भी होता है कि दो राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय बना दिया जाता है, और जहां पर कहते हैं बड़े राज्य होते हैं वहां पर एक उच्च न्यायालय क्या किया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श। जो उच्च न्यायालय होते हैं इसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं ये भी अपनी सलाह देने के लिए क्या होते हैं, बाध्य नहीं होते, ये भी अपनी सलाह दे सकते हैं, परंतु इनकी सलाह को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ये भी एक मुख्य तौर पर क्या है, विचार विमर्श का, चर्चा का विषय बना हुआ है। शक्ति और कार्य। उच्च न्यायालय के पास व्यापक शक्ति है और कई सारे कार्य हैं। इसके पास क्षेत्राधिकार होते हैं, मूल क्षेत्राधिकार हो गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया, परामर्शकारी क्षेत्राधिकार हो गया। इसके बारे में भी मैं अभी आपको डीपली बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। सेम जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वही आपको लिखना है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सबसे पहली चीज, महाभियोग का प्रस्ताव। संसद में यदि 100 सदस्य इस बात पर मंजूरी दे रहे हैं तो महाभियोग का प्रस्ताव क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। नंबर 2, प्रस्ताव की जांच। प्रस्ताव की जांच करने के बाद 3 समिति का गठन किया जाएगा और ये तीनों समिति में से 2 समिति अगर उसे कसूरवार ठहराती है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को उसके पद से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नंबर 3 है आरोपों की जांच। जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उस पर बारीकी से जांच की जाएगी, एक एक चीज का बारीकी से क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय मतदान। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार वोट डालेगा और वोट डालने के पश्चात जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके ऊपर गहराई से क्या किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति की मंजूरी। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो राष्ट्रपति की मंजूरी अगर मिल जाती है तो उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति उस पर मना कर देता है तो उस व्यक्ति को उसके पद से नहीं हटाया जाता। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। अब इनके पास रिट संबंधित क्षेत्राधिकार है, सिविल अधिकारी है, आधिकारिक शक्तियां हैं, जैसे कि जब निचले स्तर के न्यायालय कोई फैसला गलत लेती है तो ऊपर के स्तर के न्यायालय में जाके आप अपील कर सकते हो। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अर्थात निचली अदालत आपको किसी भी प्रकार का क्या कर रही है, किसी प्रकार के गलत फैसले में बांध दे रही है या फिर आप निचले स्तर के न्यायालय से संतुष्ट नहीं हो तो आप बड़े स्तर के न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हो, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो और अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर सकते हो। रिट क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत जो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को लागू करने के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि न्यायालय को विशेषाधिकार रिट जारी करने का अधिकार है। मतलब आप बड़े स्तर के न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हो, अपनी मांग कर सकते हो। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय देश की सबसे निचले स्तर की न्यायालय मानी जाती है जिसका वजूद अब बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पर छोटे मोटे मसलों को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है, जैसे घर के आपसी झगड़े हो गए, जमीन को लेकर छोटे मोटे विवाद हो गए, इनको सुलझाया जाता है। इसमें 2 प्रकार के हैं, एक है सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय जो होती है जिसमें लोकल लोगों के लिए क्या होता है, ये न्यायालय रखी जाती है। दूसरा है फौजदारी न्यायालय। इसमें जितने भी फौजदारी मामले होते हैं उस सबको क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है। अब जो अधीनस्थ न्यायालय उसकी शक्ति और कार्य। मूल अधिकार क्षेत्र, फौजदारी मामले और सिविल न्यायालय को निपटारा करने का अधिकार है इनके पास। नंबर 2 है अपीलीय क्षेत्र अधिकार, यानी कि आप अगर यहाँ पर इस न्यायालय के निर्णय से खुश नहीं हो तो बड़े स्तर के न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हो, मांग कर सकते हो। न्यायिक प्रशासन, अर्थात साफ तौर पे बताया गया है अदालतों के पास ये पूरी की पूरी शक्ति दी गई है कि वह अपने छोटे मोटे सारे के सारे कार्यों को संपूर्ण करे और पूर्ण रूप से उसको फैसले को बरकरार रखने की कोशिश करे।